बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है और आज उसका चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है नेचर ने ऑर्गेनाइज़ किया है लाइफ को। और हम आज के इस लेक्चर के अंदर ये भी देखेंगे कि लाइफ किस लेवल से जो है वो स्टार्ट हो रही है। सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या है जी? पार्टिकल्स डैट मेक अप एन एटम। वो पार्टिकल्स जो कि एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं या जो मिल के एक एटम बनाते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब का जो वर्ड है वो स्मॉल के लिए यूज़ होता है, तो सब एटॉमिक मतलब कि एटम से भी स्मॉलर जो पार्टिकल्स होंगे। इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाएंगे तो फिर बन जाएगा एक एटम। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डैट एलिमेंट। मतलब कि कोई भी एलिमेंट मौजूद हो सकता है आपके पास। आपके पास कोई आयरन है, ठीक है, आयरन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। अब आप उस आयरन पीस से अगर आप कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई छोटा सा ज़र्रा भी उसको निकाल लेंगे, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसको हम एटम कहते हैं। अब उस एटम की क्या ख़ास बात होती है? उस एटम की ख़ास बात ये होती है कि वो उसके अंदर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह बोला जाता है कि देग अगर चेक करनी हो कि वो पकी है कि नहीं पकी, तो उसमें से आप कुछ जो है वो चावल के दाने जो है वो निकाल लें, ठीक है। इसी तरीके से वो जो आप एक चम्मच या एक लुकमा देग में से चावल निकालेंगे तो उससे आपको उसके जायके का भी अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब कि वो जो एक लुकमा है वो उस पूरी देग का जायका रिटेन करेगा, उस पूरी देग की प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। इसी तरीके से एटम भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिटेन हुई होती है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन एटम की, हाइड्रोजन एटम की और ऑक्सीजन एटम की। नेक्स्ट है माइक्रो मालिक्यूल्स एंड मैक्रो मालिक्यूल्स। जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर ये मालिक्यूल्स बनाते हैं। अब वो मालिक्यूल्स दो किस्म के हो सकते हैं, या वो माइक्रो मालिक्यूल होंगे या मैक्रो मालिक्यूल होंगे। अब माइक्रो मालिक्यूल्स कौन से होंगे? माइक्रो मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होंगे जिनका मालिकुलर वेट जो है वो कम होगा, जबकि मैक्रो मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होंगे जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, एक वाटर और दूसरा डीएनए। वाटर जो है वो क्योंकि 3 एटम से मिलके बनता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये माइक्रो मालिक्यूल की एग्जांपल है। जबकि डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने उसकी फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा लिया होता है। तो जब वो एक पूरा डीएनए का मालिक्यूल बनता है तो उसका मालिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको मैक्रो मालिक्यूल कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है लेवल ऑर्गेनेली का। मतलब कि सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये 9th 10th इवन के 8th के अंदर भी सिखाई जाती है कि सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। और उन ऑर्गेनेलिस का क्या काम होता है कि वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल ली हुई हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का सबको काम पता है कि न्यूक्लियस ने मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं पूरे सेल को। मतलब न्यूक्लियस ये बात बताता है कि सेल के अंदर कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत है और ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दी जाए। न्यूक्लियस जो है वो मैसेज जनरेट करता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्लोरोप्लास्ट की है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और शुगर फॉर्मेशन में, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबको पता है कि ये जो है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इसने एनर्जी जनरेट करनी होती है और वो एनर्जी जो है वो एटीपी होती है। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है सेल, और सेल को बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मकसद क्या है? इसको यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो बेसिक लेवल है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब
अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसी एनवायरनमेंट में रख दें तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई एटम को रख दें तो वो ग्रो नहीं करेगा, कोई माइक्रो मालिक्यूल वो ग्रो नहीं करेंगे। जबकि जो सिंगल एक सेल होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर मुकम्मल लाइफ मौजूद होती है, उसके अंदर सारे रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि एक बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल होता है और उसके अंदर लाइफ मौजूद होती है, वो डिवाइड भी कर सकता है, उसके अंदर रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। तो इसलिए सेल को बोला गया कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली है वो एक नर्व सेल की ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल भी ले सकते थे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमने इसी नर्व सेल से रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो स्टडी करनी है। तो ये जो है डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये एक नर्व सेल है, सिर्फ पर्पल कलर की जो शेड है वो नर्व सेल। अब ये मैंने क्यों बोला कि वो जो पर्पल कलर की शेड थी सिर्फ वही नर्व सेल था, क्योंकि अब हमने टिश्यूज़ का कंसेप्ट समझना है। अब टिश्यूज़ के अंदर एक बहुत ही बेसिक चीज़ आएगी कि टिश्यूज़ को डिफाइन किया जाता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अब अक्सर बच्चे जो हैं वो ये कंसेप्ट कंसीव कर लेते हैं कि सिमिलर सेल्स का मतलब ये है कि आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ पे जो बात आपने सीखनी है वो ये है कि सिमिलर सेल्स और तरह के होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स और तरह के होते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे आपका बड़ा भाई या एक छोटा भाई है, तो आप तीनों भाई जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, आप आइडेंटिकल नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई आपका ट्विन है, ठीक है, आपका कोई जुड़वा भाई है, तो वो आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सिमिलर सेल्स, मतलब कि टिश्यू के अंदर सेल्स जो मौजूद होंगे वो आपस में थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, लेकिन थोड़े बहुत मिलते जुलते भी होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब इसमें देखें, आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो एक आपको नज़र आ रहा होगा सेल बॉडी, और एक जो है वो श्वान सेल। तो मतलब कि ये मुख्तलिफ सेल्स हैं जो कि आपस में थोड़े से मिलते जुलते हैं, मतलब कि सिमिलर सेल्स हैं ये। जब ये सिमिलर सेल्स ग्रुप बनाएंगे तो ये पूरे का पूरा एक टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम न्यूरॉन या नर्व टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। तो यह बात आपने याद रखनी है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गन। जब वो सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वो एक जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका एक फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब कि उस जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्गन। और उस ऑर्गन का कोई एक स्पेसिफिक काम होता है, फंक्शनल यूनिट उसे वो। उसके बाद आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम, मतलब जब टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मतलब जो ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, जब वो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और वो जो ऑर्गन सिस्टम है वो बॉडी का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में ब्रेन एक ऑर्गन है और एक स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है। जब ये दोनों मिले हैं तो इन्होंने मिलके एक सिस्टम बना दिया जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये एक बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसको हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी जितनी भी सेंसेस हैं वो ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, जिसमें पेन सेंसेस है, ठीक है, कोई भी स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारी सेंसेस जो हैं ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, मतलब कि एक इंडिविजुअल जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स से बना होगा उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात सीखनी है, वो ये कि दो टाइप्स के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक जो है वो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑर्गन मौजूद हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। मतलब उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जबकि जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल ली है ह्यूमन की, ठीक है। नेक्स्ट हम जितनी भी लेवल्स आएंगे उनमें ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है जी स्पीशीज़।
स्पीशीज कहते हैं इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर, ठीक है, अगेन वर्ड सिमिलर आ गया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एक जैसे। सिमिलर का मतलब होता है कि दिखने में एक जैसे लगते हैं वो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। तो ह्यूमंस भी एक स्पीशीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मिलता है। मतलब कि हम सारे जो ह्यूमंस हैं उनकी आइज़ जो हैं वो मतलब फेस के ऊपर मौजूद हैं। हमारे जो है दो बाजू हैं, दो ही टांगे हैं, ठीक है। तो ये हम सारे जो हैं ये सिमिलर हैं। और दूसरा कैरेक्टर क्या होता है स्पीशीज़ का? पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, मतलब कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम ऑफ स्प्रिंग्स अपनी जो नस्ल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्पीशीज आर द इंडिविजुअल विच आर सिमिलर। और दूसरा करेक्टर जो है दे हैव पोटेंशियल, दे हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद होती है। और यहाँ पे हमने ह्यूमन स्पीशी की एग्जाम्पल ली है। नेक्स्ट जो है वो है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ही कॉमन वर्ड आपने सुना होगा। अब पॉपुलेशन क्या होता है कि जब एक स्पीशी के मेंबर्स किसी एक जगह के ऊपर रह रहे होते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कह देते हैं। मतलब कि किसी कबीले की अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि उस कबीले के अंदर ह्यूमन स्पीशीज़, मतलब कि ह्यूमन एक स्पीशी है और उसके मेंबर्स रह रहे हैं एक जगह के ऊपर, तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो है वो हाफिज़ाबाद के अंदर रहते हैं, तो जब हम कहेंगे कि हाफिज़ाबाद एक एरिया है तो उसके अंदर रहने वाले जितने जो ह्यूमंस होंगे वो हाफिज़ाबाद की ह्यूमन पॉपुलेशन बन जाएगी। अगर हम एरिया कंसीडर कर लेते हैं, पूरा प्रोविंस मतलब कि पंजाब को कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर हम उस पंजाब एरिया के अंदर जितने ह्यूमंस रह रहे होंगे तो हम कहेंगे ये पंजाब की पॉपुलेशन है, मतलब कि पंजाब की ह्यूमन पॉपुलेशन है। इसी तरीके से अगर हम एरिया कंसीडर कर लेंगे पूरा पाकिस्तान, तो फिर हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान की ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स जब किसी एक जगह के ऊपर रह रहे हों, सेम एरिया के अंदर रह रहे हों, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है कम्युनिटी। अब अगर दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी एक जगह के ऊपर रह रही हों तो उनको हम कम्युनिटी कह देते हैं। मतलब कि ह्यूमंस एक पॉपुलेशन है, इसी तरीके से हॉर्सेस एक ह्यूमंस एक स्पीशी है, इसी तरीके से हॉर्सेस जो है वो एक स्पीशीज़ है, काउज एक स्पीशीज़ है, गोट्स एक स्पीशीज़ है, शीप्स जो है वो अलग स्पीशीज़ है। जब ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक जगह के ऊपर रह रही होंगी तो उसको हम कम्युनिटी कह देंगे, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं कि टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ की दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस एक जगह के ऊपर रह रही होंगी और आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी तो उसको हम कम्युनिटी बोल देते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम तब बनता है जब हम कम्युनिटी के साथ साथ उसके नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब कि कम्युनिटी के अंदर हमने क्या देखा था कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आके जुड़ गई थी, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस आके जुड़ गई थी। अब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस के साथ साथ हमने नॉन लिविंग सराउंडिंग को भी देख लिया। मतलब कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की वाटर बॉडीज़ कैसी हैं, वहाँ पे माउंटेन्स हैं या डेजर्ट है। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा। इसी तरीके से हमारी इस ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ इकोसिस्टम है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है, ठीक है। ऐसे इकोसिस्टम मौजूद हैं जहाँ पे जो है वो बर्फ़ जो है वो मौजूद होती है। तो ये सारी जो है वो इकोसिस्टम में आता है। उसके बाद लास्ट आज की डेफिनेशन वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ज़मीन का हर वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे उसको हम बायोस्फीयर कह देंगे। और जब हम बायोस्फीयर बात करते हैं या बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे और उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। अगर हम एक लाइन के अंदर बायोस्फीयर को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे जोन ऑफ लाइफ। मतलब कि ये ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरी ज़मीन के ऊपर, मतलब कि पूरी प्लेनेट अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज़ नो। क्योंकि जब आप पहाड़ों के ऊपर एक ख़ास लेवल से ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वहाँ पे
लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरीके से आप ज़मीन के अंदर मतलब कि खुदाई करते हुए नीचे चले जाएं तो नीचे जो है वो मैग्मा है, लावा है। क्या लावा के अंदर जो है वो हम जिंदा रह सकते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर वो भी बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। तो इस प्लेनेट अर्थ के अंदर थोड़ा सा एक पार्ट है, एक गोल दायरा है, एक सफ़ियर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और उस एरिए को, उस पार्ट ऑफ अर्थ को हम बायोस्फीयर कह देते हैं या जोन ऑफ लाइफ बोल देते हैं।